हेलो गाइज, वेलकम बैक टू वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल न्यू लाइफ केमिस्ट्री क्लासेस में। तो जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था फिजिकल केमिस्ट्री के, उसमें मैंने आपको राउल्ट के नियम को बताया हुआ था और नॉन आइडियल सोल्यूशन और आइडियल सोल्यूशन की चर्चा मैंने आपसे की थी। ठीक, आज जो डिस्कशन करने वाला हूं आपसे वो है कोगुलेटिव प्रॉपर्टीज को लेकर के। कोगुलेटिव प्रॉपर्टीज, पहले उसको थोड़े से थीम को समझ लेते हैं और फिर इसके बाद जो है हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आपको बताना ये है कि सबसे पहले कोगुलेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है। कोगुलेटिव प्रॉपर्टीज मीन्स अणुसंख्य गुणधर्म। इसका डिस्कशन हम इसी फिजिकल केमिस्ट्री का था सोल्यूशन के पिछले वीडियो में कर भी चुके हैं। तो कोगुलेटिव प्रॉपर्टीज एक ऐसी प्रॉपर्टीज होती है, एक ऐसा गुण होता है जिनमें उनके समस्त जो प्रॉपर्टीज रहती हैं, विलयन का एक ऐसा गुण होता है जिनमें वह केवल विलय पदार्थ के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। डिपेंड्स अपॉन ओनली मोल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक, मतलब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अणुसंख्य गुणधर्म के जो पॉइंट्स हैं, पहले मुझे जानना था अणुसंख्य गुणधर्म क्या होता है। ठीक है, अणुसंख्य गुणधर्म जिसको आप कोगुलेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोगुलेटिव प्रॉपर्टीज। कोलगेट नहीं, कोलगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, अणुसंख्य गुणधर्म। बताया आपको ये जा रहा है कि किसी भी विलयन का, किसी भी विलयन में जब उसका समस्त गुण केवल विलय पदार्थ के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, मतलब उसके मोलों की संख्या पर निर्भर करता है, तो उसे अणुसंख्य गुणधर्म कहा जाता है। वहां विलय पदार्थ कोई भी हो, विलय पदार्थ के नेचर पर वह डिपेंड नहीं करता है, ओनली डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। केवल विलय पदार्थ के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, तो ऐसे गुणधर्म को हम अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। ठीक, डिफिनेशन समझ में आ रही है? तो ये अणुसंख्य गुणधर्म जो होते हैं मोस्टली वो चार तरह के होते हैं। कितने? चार तरह के होते हैं। पहला एक आपका है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, इसको रिलेटिव इलिवेशन इन वेपर प्रेशर भी बोलते हैं। रिलेटिव इलिवेशन इन वेपर प्रेशर, इसका डिस्कशन हम आपसे पिछले वीडियो में कर चुके हैं, याद होगा। राउल्ट के नियम में ही बताया गया था आपको। मैं अभी इसको डिस्कस करता हूं। सेकंड है आपका जो आज आप पढ़ने वाले हैं, क्वथनांक में उन्नयन। इसको बोलते हैं आप इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, या आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है? थर्ड जो पॉइंट आपका है सेम टू सेम इसी की जैसा, हिमांक में अवनमन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और लास्ट जो है इसका परासरण दाब, ऑस्मोसिस प्रेशर। ये कहेंगे ये ऑस्मोटिक भी लिखा रहता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये चार ऐसे
टर्म्स हैं जो कोगुलेटिव प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ठीक है, जैसे अगर ऑप्शनल क्वेश्चन आपका आता है, कहा यह जाता है कि निम्न में से कौन से ऐसे हैं जो अणुसंख्य गुणधर्म को प्रदर्शित करते हैं। आंसर आपको मिल गया यहां पे परासरण का, क्वथनांक, फिर उसमें आपको दे दिया गया हिमांक, और अगला दे देता है उसमें वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो आप इनमें देख सकते हैं, स्पेशली क्वथनांक कहा जाए तो वो नहीं है अणुसंख्य गुणधर्म, स्पेशली हिमांक कहा जाएगा वो भी नहीं होगा, परासरण कहा जाएगा वो भी नहीं होगा, वाष्प दाब कहा जाएगा तो वो भी आपका अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। अणुसंख्य गुणधर्म ये स्पेशली 4 टर्म्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। पहला मैंने आपको बताया रिलेटिव एलिवेशन इन वेपर प्रेशर, सेकंड था आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, लास्ट है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको आप ऑस्मोसिस प्रेशर भी बोलते हैं। तो यहां पर ये 4 टर्म्स थे, मैंने इसको डिस्कस किया है पिछले वीडियो में, आप जाके लेक्चर को अगर देख सकते हैं अगर कुछ इसमें डाउट्स लगते हैं। तो ये था आपका PA नॉट माइनस PA अपान PA नॉट इज इक्वल टू चाई सल्यूट। ठीक है ना, मतलब आपको दिखाया जा रहा है यहां पर जो मोल प्रभाज हैं, जो मोल अंश हैं वो किसके हैं, विलय के हैं, और विलय के ऊपर ये निर्भर करता है। ये देखिए केवल क्या था, अवनमन था, वाष्प दाब में अवनमन था, बताया गया है पिछले वीडियो में। और जब यहां पे अपान में PA नॉट आ जाता था तो आप इसे रिलेटिव मतलब सापेक्षिक कह सकते थे, है ना, उसका अवनमन बताता था। तो ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, उस मोल प्रभाज की, किसके, सल्यूट के, डेट मीन्स विलय के। तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि यह एक अणुसंख्य गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। क्लियर है यहाँ पे। अब जो हमें जानना है यहाँ पे वो है क्वथनांक में उन्नयन। क्या है हमारा, क्वथनांक में उन्नयन। तो आइए इसी की चर्चा हम आपसे करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। क्वथनांक में उन्नयन जो भी क्वेश्चंस इस पे आते हैं बोर्ड एग्जाम में वो स्पेशली न्यूमेरिकल आते हैं, अभी तक जितने देखे गए। इसके जो भी डिफिनीशंस हैं ये बहुत ज़्यादा यूजुअल नहीं होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बोर्ड एग्जाम, बट ये फैक्ट जो होता है, जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का एक ढंग होता है, उनमें ये चीज़ें मस्ट होती हैं। तो हमें और आपको एक अगर अच्छी जानकारी चाहिए तो इसको जानना मस्ट है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहले यहाँ पे क्वथनांक में उन्नयन, तो सबसे पहला टर्म्स आता है क्वथनांक क्या होता है ना, दैट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो एक ऐसे ताप पर होता है जिसमें वह एक ऐसा ताप होता है जिसमें किसी विलयन का वाष्प दाब, जिसमें किसी विलयन का वाष्प दाब उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, किसके, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। वह ताप जिस पर किसी विलयन का वाष्प दाब उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस ताप को ही आप उसका क्वथनांक कहते हैं। जैसे इसमें क्या होता है कि अगर क्वथनांक, जब भी आप मान लीजिए यहां पर एक सॉल्यूशन है आपके पास, ये सॉल्यूशन है। अब इस सॉल्यूशन में आप अगर देखते हैं इधर आगे, तो यहां पर आपने कोई नॉन वोलेटाइल इसमें सॉल्यूट डाल दिया। अब आप देखिए सॉल्यूशन कोई था, वो आसानी से पहले वहां से क्या बॉयल हो रहा था। अब अगर उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिएगा, अवाष्पशील विलय पदार्थ डाल दिएगा, तो क्या होगा, अवाष्पशील विलय है वो तो वाष्प बनाएगा नहीं, क्योंकि भाई अगर वाष्प दाब बनना है तो पदार्थ को वाष्पित होना चाहिए, है ना, तो ऐसा तो ये करेगा नहीं। ठीक, तो मतलब है क्या, ये चीजें जो है नॉन वोलेटाइल जो आपको बताए जा रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में करना क्या है, अगर ये इसमें डाल दिया जाता है तो इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो लो हो जाएगा। वेपर प्रेशर कैसा हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। समझ रहे ना आप बात।
क्या था, सोल्यूशन था, उसमें आपने कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो गया, डाउन हो गया। भाई ये तो खुद हो नहीं रहा था वेपराइज्ड, इवेपोरेशन इसका नहीं हो रहा था, तो जो इसका हो भी रहा था उसको अब रोकने का प्रयास करेगा, तो स्वाभाविक सी बात है अब इसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ाना पड़ेगा। ऐसी कंडीशन में इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो इंक्रीज कर जाएगा, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। बात यहां तक समझ में आ रही ना आपको। मैं ये बता रहा था कि कोई विलयन है, उस विलयन में आपने कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया, तो जब अवाष्पशील विलेय पदार्थ आप उसमें मिला देते हैं तो ऐसी स्थिति में विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो घट जाएगा। घटेगा क्यों, ये सोचना है हमें। पहले विलयन था आपका, सपोज करिए जल था स्पेशली, अब वो क्या आसानी से उबल रहा है, अब उसमें हमने कोई पदार्थ ऐसा डाल दिया जो वाष्पशील नहीं होता है, सपोज करिए यूरिया डाल दिया, तो यूरिया तो खुद वाष्पशील हो नहीं रहा है और साथ साथ वो जल को भी वाष्पित नहीं होने देगा, तो स्वाभाविक सी बात है हमें टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। जब टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे तो ऐसी स्थिति में जब टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हैं तो भाई अब उसका बॉइलिंग पॉइंट भी तो कुछ ना कुछ इंक्रीज करेगा। पहले जो था 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल हो रहा था, अब क्या होगा, हो सकता है 100+1 हो जाए, +2 हो जाए, ऐसा कुछ हो सकता है, कुछ ना कुछ इंक्रीज जरूर करेगा। तो ऐसी कंडीशन में ये कहा जा रहा है कोई सलूशन है, यदि उसमें कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जा रहा है, ऐसी स्थिति में विलयन का वाष्प दाब घट जाएगा और क्वथनांक बढ़ जाएगा। वाष्प दाब घट जाएगा और क्वथनांक क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। आइए इसको एक ग्राफ के माध्यम से समझते हैं तो चीजें और अच्छी समझ में आएंगी आपको। तो देखिए पहले यहां तो मैंने आपको बताना क्या चाहा, क्वथनांक में उन्नयन, उन्नयन मतलब क्या हुआ, वृद्धि हुई, क्या हुई, वृद्धि हुई। तो वही चीज की तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे। इसका मेन फैक्ट यही है कि वृद्धि हो कैसे रही है, मैं आपको यहीं पे वो समझा रहा था। ठीक है, तो बातें आपको समझ में आ रही होंगी। आइए इसको एक ग्राफ के माध्यम से समझाते हैं आपको, और एक बार ग्राफ अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो दिक्कत नहीं होगी कुछ इसमें। दूसरी चीज इसमें आपको ध्यान देनी है, मैंने जो कोगुलेटिव प्रॉपर्टीज आपको बताई हैं वो कितने हैं, टोटल 4 हैं। ऑप्शनल क्वेश्चन कोई आता है तो इन चारों के एक्सेप्ट में अगर कोई दूसरा दिखता है आपको, इनके बजाय कोई दिखता है तो वही आपके कोगुलेटिव प्रॉपर्टीज को प्रदर्शित नहीं करेंगे। ठीक है, चारों के नाम तो याद ही हो गए होंगे। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, दूसरा क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा हिमांक में अवनमन और चौथा है प्रासरण दाब। ठीक, प्रासरण नहीं, प्रासरण दाब। प्रासरण अगर दिया जाएगा तो वो अणसंग गुणधर्म नहीं है, परंतु प्रासरण दाब अगर दिया जाएगा तो अणसंग गुणधर्म है। ठीक है, आइए इसकी बात अगर हम यहाँ पे कर रहे थे आपसे क्वथनांक के उन्नयन की, आइए ग्राफ बनाते हैं। ये इधर आपने लिया वेपर प्रेशर, ले लिया वेपर प्रेशर, और इधर क्या है, टेम्परेचर। क्या है इधर, टेम्परेचर। और इसको किसमें आप एक्सप्लेन करें, केल्विन में ना, एमकेएस पद्धति में, ऐसा पद्धति बोल सकते हैं। तो देखिए अगर हम एक पेवर सॉल्वेंट की बात करते हैं, एक पेवर सॉल्वेंट की बात करते हैं तो उसका जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरह का होता है। देखिए ऐसा, ये पेवर सॉल्वेंट का है, किसका है, पेवर सॉल्वेंट का है। अब हमने जब क्या कर दिया, इस सॉल्वेंट में सपोज जल था आपके पास पहले, अब उस सॉल्वेंट में आपने क्या कर दिया था, यूरिया मिला दिया था, सोल्यूशन तैयार हुआ। ठीक है, तो ऐसे केस में जो उसका ग्राफ यहां पर प्रिपेयर होगा उसकी अपेक्षा क्या रहेगा, इसका जो ग्राफ बनेगा वो देखिए ऐसे ऐसे बना, और ये किसका है, सॉल्यूशन का है, सॉल्यूशन का है। ठीक है ना। अब देखिए आप क्या, अगर इसका टेम्परेचर हम लोग बढ़ा रहे हैं तो यहां देखिए इसका वेपर प्रेशर ना, मैंने आपको डेफिनेशन क्या बताई थी भाई, वेपर प्रेशर कब बनेगा, प्रेशर तभी बनेगा जब उसमें वाष्प बनेगी, और वाष्प बनने के लिए उसको क्या, सॉल्यूशन को बॉयल होना है ना। अगर उसमें जो आपने मिलाया हुआ है, जो आपके नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हैं, वो अगर उसमें डाल दिए हैं आप, तो क्या होगा, विलयन आपकी जो रहेंगे
उनमें वाष्प दाब कम हो जाएगा। ये तो आप देखिए, सपोज यहाँ पे कोई टेम्परेचर था, अब यहां से आप चले इस पे, देखिए इतना, और इसका यहाँ पे, भाई अगर हम इसको यहाँ लेकर आ रहे हैं ऐसे और इसको यहाँ लेके जाएं, देखिए उतने ही टेम्परेचर पे, तो इसका प्रेशर क्या है, ज्यादा है और इसका प्रेशर कम है। समझ पा रहे हैं? अब इसके बाद फिर देखिए, अगर मैं टेम्परेचर यहाँ पे और बढ़ा दूं, तो इस कंडीशन में देखिए, अगर ये यहाँ पर आ रहा है इतने टेम्परेचर पर, ये यहाँ का टेम्परेचर और ये यहाँ का टेम्परेचर, इस टाइम का देखिए पेपर प्रेशर यहाँ पर है और ये इतना, तो टेम्परेचर इसका बढ़ाना पड़ा ना। और ऐसी कंडीशन में क्या होगा, इसमें अगर हमने क्या कर दिया, सपोज करिए कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो वायुमंडलीय दाब है, वो कितना है, 1 एटीएम है। कितना, 1 एटीएम है। तो हमने यहां रख दिया 1 एटीएम, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर था और ये प्रेशर उसके इक्वल माना जाता है जो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर विलयन का वाष्प दाब इस वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिए इस टेम्परेचर पर इसका प्रेशर कितना था, 1 एटीएम था, और इसी टेम्परेचर पर यहां भी इसका प्रेशर कितना आ गया, 1 एटीएम हो गया। क्योंकि ये किसका था, प्योर सॉल्वेंट का था। किसका था, प्योर सॉल्वेंट का था, तो इसको हम लोगों ने क्या मान लिया, टीबी नॉट मान लिया। बॉइलिंग टेम्परेचर किसका, प्योर सॉल्वेंट का। क्लियर है? और ये चूंकि किसका है, सोल्यूशन का है, क्योंकि कुछ चीजें से मिक्स हो चुकी है, तो ऐसे में इसका जो टेम्परेचर हमने मान लिया वो है टीबी। ठीक है, बॉइलिंग टेम्परेचर किसका है, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज है, ऐसा मान लीजिए। आप ऐसा कह रहे हैं कि ये सोल्यूशन है जिसमें कुछ ना कुछ मिले हैं, प्योर नहीं है ये। अब इसके बाद देखिए इनका जो डिफरेंस आएगा, इसको अगर हम दिखाएंगे तो होगा डेल्टा टीबी। अब डेल्टा टीबी मतलब क्या हुआ, बॉइलिंग टेम्परेचर में डिफरेंस। बॉइलिंग टेम्परेचर में क्या है, डिफरेंस दिखाना है। तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं, लास्ट माइनस फर्स्ट, भाई अंतिम माइनस प्रारंभिक के रूप में। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, टीबी माइनस टीबी नॉट, ये है आपका फॉर्मूला इसका। ठीक, जो क्वथनांक में उन्नयन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ग्राफ को एक बार अच्छे से देखिए, कुछ भी अगर कहीं कुछ डाउट्स लगता है आपको तो आप बताइएगा। अब देखिए इसके आगे क्या है हमारा, इसके आगे हमें ये जानना है, तो समझ में आ रहा है ना इसमें। तो देखिए इसका तो हो गया, यहां पे आपने देख लिया। अब इसी के माध्यम से जो कई एक्सपेरिमेंट किए गए, और एक्सपेरिमेंट कई लोगों ने किया, उनके द्वारा जो एक फाइनल रिजल्ट मिला, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे ग्राफ से समझा रहा था कि उन्नयन हुआ कैसे ना, कितनी वृद्धि हुई है, इसका निर्धारण आपसे कराया गया है इसमें। तो अब आप देखिए कि इस पर जो बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे वो कौन कौन से होंगे और कैसे उनको सॉल्व करना है हमें, उसके लिए क्या किया गया, इस पर कई वैज्ञानिकों के द्वारा एक्सपेरिमेंट किए गए, और उस एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट आए उसमें ये बताया गया कि किसी भी विलयन का क्वथनांक का जो उन्नयन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्मॉल एम के। और यहां स्मॉल एम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोलल्टी को। किसे, मोलल्टी को, मोललता को। क्लियर है? तो देखिए ये क्वथनांक में उन्नयन को, और यहां ये मोलल्टी हम आप जानते थे। देखिए डेल्टा टीवी प्रोपोर्शनल, ये क्या होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूट, मतलब कि विलय पदार्थ के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान, किसमें, केजी में। ठीक है ना? अब देखिए ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मोलों की संख्या के ऊपर। ये जो टर्म्स आपको यहां दिखाया जा रहा है ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मोलों की संख्या के ऊपर। तो इससे क्या आपको मिल रहा है रिजल्ट ये मिल रहा है कि जो विलय पदार्थ के मोलों की संख्या पर निर्भर कर रहा है वही कहलाता है आपका क्या, अणुसंख गुणधर्म। तो क्वथनांक का उन्नयन भी क्या है, एक अणुसंख गुणधर्म है। बातें क्लियर हुई यहां पे? अब देखिए इसको थोड़ा सा आगे, यहां पर जो डेल्टा टीबी, इस प्रोपोर्शनल सिंबल को हटा देते हैं और यहां पे केबी इंटू यम ना, ये है आपका फार्मूला। एक फार्मूला ये था और दूसरा फार्मूला आपको बताया गया था यहां पे, डेल्टा टीबी इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट, है ना, ये मिला था आपको।
तो इन दो फार्मूले की सहायता से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। अब देखिए इसमें जो केवी है इसको कहा जाता है, एक कांस्टेंट है जिसको मोलल उन्नयन स्थिरांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोलल उन्नयन स्थिरांक बोलते हैं। अब अगर मोलल उन्नयन स्थिरांक का हमें यूनिट बताना हो, क्या बताना हो? यूनिट, उसकी इकाई बतानी हो, तो देखिए कैसे निकालते हैं। ये यहाँ पे टेम्परेचर है और टेम्परेचर हम आप किस में? केल्विन में। किसमें? केल्विन में। और केवी आपका है, इससे निकालना। अब मोललता देखिए किसमें? मोललता ये मोल में हो गई और ये केजी में हो गया, तो मोल पर केजी हो गया। अब देखिए इसका जो मात्रा निकल के आएगा वो है केल्विन किलोग्राम पर मोल के रूप में। ये है इसकी यूनिट। क्या है ये? यूनिट है। केबी की इकाई अगर आपसे पूछी जाएगी तो आपको इतना बताना है ना। अब दूसरी बात अगर कहा जाता, कभी कभी आ जाता है कि मोलल उन्नयन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए। मोलल उन्नयन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए, अर्थात केबी की डिफिनेशन पूछ लेता है आपसे। तो केबी की डिफिनेशन देखिए करते क्या। अब आप अगर m का मान 1 रख दें, m का मान क्या रख दें? 1 रख दें, तो जब 1 रख देंगे किसके इक्वल आ जाएगा? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी। ये तो हम ये कह सकते हैं कि क्वथनांक का उन्नयन जब बराबर हो जाए किसके? वॉल्यूम पॉइंट जो कांस्टेंट आपको दिखाया गया इसके बराबर हो जाएगा। लेकिन कब होगा? जब उसकी मोललता कितनी हो जाए? 1 हो जाए ना। तो ये चीजें आप यहां पे दर्शा सकते हैं। अब देखिए इस पर बेस्ड आपको जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे इसमें 99.9% मान के चलिए उसमें केबी की वैल्यूज दी जाती है। अगर किसी कारण बस केबी की वैल्यू निकालनी पड़ गई तो उसके लिए फार्मूला है, उसको हम आगे आपसे डिस्कस कर लेते हैं अभी। तो आप इसमें मान के चलिए जो न्यूमेरिकल्स मिलेंगे आपको वो इसी पर रहते हैं और अधिकांश केसेस में आपको दिए जाएंगे। तो आइए चेक करते हैं यहाँ पे कैसे हम लोग इस पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वो है कैसे, देखिए। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम एक क्वेश्चन जो सॉल्व करने चल रहे हैं, क्वेश्चन में मोलों की संख्या हम लोग को निकालना ही है, विलायक पहचानना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है कौन विलय है कौन विलायक है, ये चीज़ें आप पहले भी जान चुके हैं और यहाँ पे भी आप देख ही रहे। तो चलिए बताते हैं हम आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे छोटा सा, और छोटा सा क्वेश्चन आपके पास जो है, चलिए मान लीजिए 6 ग्राम यूरिया, 6 ग्राम यूरिया को 180 ग्राम जल में घोला गया। विलयन के क्वथनांक का उन्नयन ज्ञात कीजिए। जल का क्वथनांक 373 केल्विन दिया आपको, और जल के लिए केवी जो आपको दिया गया है वो 0.52 केल्विन केजी पर मोल दे दिया गया, ऐसे दिया गया, ठीक है। तो देखिए आपके पास आपको निकालना क्या है? विलयन के क्वथनांक का उन्नयन निकालना है, ठीक है। अब जब विलयन के क्वथनांक का उन्नयन निकालना है कितना आ रहा है, तो आप देखिए इसमें करेंगे क्या, जो डेल्टा टीबी बराबर होता है केवी इंटू आपका हो जाएगा क्या? मोललता के। अब मोललता आप पढ़ चुके हैं पीछे क्या होती थी। तो देखिए केबी जो आपके पास है यहाँ पे, इस केबी में वैल्यू आपको दी गई कितनी? 0.52 इंटू यम। अब ये निकलेगा कैसे भाई? विलय की मोलों की संख्या हम लोग कैसे निकालेंगे? पहले उस विलय के पदार्थ की मात्रा बटे उसका मोल द्रव्यमान। तो यहाँ है यूरिया का फार्मूला, कुछ लोग पूछ रहे होंगे शायद, ये सबको पता है, पता ही होगा। आप लोग इसको काउंट भी कर सकते हैं। देखिए नाइट्रोजन का 14 होता है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट है। अब आप इसमें जो निकालते हैं, इस मॉलिक्यूलर वेट को जब आप निकालेंगे
तो 14 इसका हो गया, 2 इसका, 16 12, कितने हुए 28, और फिर यहाँ पे 2 30, 14 44 और 16 60। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका जब मोलों की संख्या निकालेंगे हम तो 6/60 हो गया। ठीक है, अब किसकी, विलायक का द्रव्यमान, विलायक कौन है यहाँ पे, वाटर है, तो वाटर कितना है 180 ग्राम में दिया गया, जबकि रखना किसमें, किलोग्राम में, तो 1000 से आप डिवाइड करेंगे, ये देखिए ऐसे, है ना। अब आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, देखिए अब आप इसको ले आइए, जीरो 0.52 इंटू हो जाएगा आपका 10/18, या इसको 5/9 लिख सकते हैं आप, 0.52 इंटू 5/9 मल्टीप्लाई करिए, अपॉन 9, तो ये आपका आ जाएगा केल्विन के अंतर्गत। इसको और डिवाइड करना चाहे तो कर सकते हैं, लगभग आ जाएगा 0 9 दूना 18, अच्छा कितना 8 80 हो गया, 9 8 72, नियर अबाउट इतना 0.28 के अकॉर्डिंग आ जाएगा डेल्टा टीबी इज इक्वल टू 0.28 केल्विन। इस तरह से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे बस ध्यान इतना ही रखना है कि जो भी मेथड है उसमें चाहे जो भी सॉल्यूट आए आपका, उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करता, उसके नेचर पर वह डिपेंड नहीं करता है। आपको बस इतना केयर करना है कि वहां विलायक कौन सा है और विलय कौन सा है। विलय की संख्या 1 हो या 1 से ज्यादा हो, उसमें आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। जितने भी विलय पदार्थ आ रहे हैं सबके विलय पदार्थ के मोलों की संख्या आपको निकालनी है। ठीक है, और सबको ऐड कर लीजिए, ऐड करने के बाद आप इसी फार्मूले पर रख दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वथनांक का उन्नयन जो मैंने आपको बताया यहाँ पे। इसको एक बार अच्छे से देखिए, कुछ भी अगर कहीं कुछ डाउट्स होते हैं तो आप बताइएगा उससे। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।